अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। सबसे फर्स्ट फेज़ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल में। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और हमारे पास जो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। और देन क्या होता है, पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है एसिटाइल CoA में। ठीक है, और ये याद रखना है आपने कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो 2 ATP जो हैं वो डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एंड साथ में हमारे पास 2 NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। अब 2 NADH जो हैं वो भी हाई एनर्जी कंपाउंड हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर एबिलिटी नहीं है कि सेल उसको इस एनर्जी मॉलिक्यूल को यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेल की जो एनर्जी करेंसी जो है वो क्या है, वो है ATP। सेल जस्ट ATP को जो है वो एज एन एनर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो NADH या FADH2 प्रोड्यूस होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो ये वाले NADH एंड FADH2 जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा जाएगा एंड देन इनसे ATP जनरेट की जाएगी और वो ATP जो है वो सेल उसको यूज़ करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में 2 ATP डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगे, बाकी जो है वो 2 NADH प्रोड्यूस होंगे। अब वो NADH जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास नहीं होंगे तो वो ATP प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड क्रेब्स साइकिल जो है वो नहीं होता। उनके अंदर जस्ट 2 जो है वो ATP की मॉलिक्यूल्स ही जनरेट होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने देखा था क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो है वो कब स्टार्ट होना होता है, जब एसिटाइल CoA जो है वो ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में है ना एसिटाइल CoA, तो वो आएगा ट्रांसपोर्ट होके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, तो देन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी और इसके साथ साथ ATP के मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होंगे एंड इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स FADH2 और NADH भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए थे उनको पास किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हैं वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ करेंगे ये FADH2 और NADH, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने वाले जो मॉलिक्यूल जो हैं वो सीरीज़ में प्रेजेंट होंगे और वो जब उनके जो पास आउट हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो देन जो है वो ATP जनरेट होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर भी बनाएंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि हर NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, बट जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था, अब वो जो है वो NADH 3 ATP प्रोड्यूस करने के बजाय 2 ATP प्रोड्यूस करेगा और इसका रीज़न ये है कि 1 ATP जो है वो स्पेंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करवाने में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक और हर FADH2 जो मॉलिक्यूल है वो 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कितने ATP जनरेट कर रहा है और NADH ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP जनरेट करता है और FADH2 जो है वो कितने ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल
ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर गेंड एज द नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है जब ग्लूकोज की यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होती है तो हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसमें जस्ट 2 ATP के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक फ़्लो चार्ट में एनर्जी जो चार्ट है रेस्पिरेशन का वो शो किया गया है। तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स थे, 3 फेजेस थी। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज़ क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट मिलते हैं और साथ में 2 NADH प्रोड्यूस होता है। अब ये 2 NADH जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारे जाएंगे तो देन वो ATP जनरेट करेंगे। और हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP जनरेट करता है। अब ये 2 NADH हैं तो इसको 6 ATP, 2 3s are 6 होता है ना, तो इसको 6 ATP जनरेट करने चाहिए थे बट ये 4 ATP जो है वो जनरेट कर रहा है। और इसका रीज़न क्या है कि बाकी 2 जो ATP हैं वो ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट, जब पायरोविक एसिड जो है कन्वर्ट होगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को A में तो देन हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस होंगे और ये 2 NADH भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारे जाएंगे देन ATP जो है वो जनरेट होगा। तो अब 2 NADH प्रोड्यूस हुए थे, हर NADH जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है तो 2 NADH से 6 ATP जनरेट होंगे। नेक्स्ट, एसिटाइल को A जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ जाता है देन क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जनरेट होती है तो देन भी हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH और FADH2 जो हैं वो फॉर्म होते हैं। और अब 6 NADH जो हैं वो क्रेब्स साइकिल में बन रहे हैं और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं और 2 ATP क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट बनते हैं। अब क्रेब्स साइकिल में जो 6 NADH जो फॉर्म हुए हैं उन्होंने 18 ATP जनरेट किए हैं। 6 3s are 18 होता है, हर NADH जो है वो हमारे पास 3 ATP जनरेट कर रहा है तो 6 NADH जो है वो 18 ATP जनरेट करेंगे। इसी तरह 2 FADH2, अब हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि ईच FADH जनरेट 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो अब 2 FADH2 हैं तो वो 4 ATP, 2 2s are 4 तो 2 FADH2 4 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे। तो अब इनको अगर हम जो है वो अगर प्लस करें, ऐड करें तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्टली 2 ATP आए और क्रेब्स साइकिल से भी डायरेक्टली 2 ATP आए और जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH थे उनसे 4 ATP आ गए और क्रेब्स साइकिल में जो 6 NADH बने थे उनसे हमारे पास जो है वो 18 ATP आ गए और क्रेब्स साइकिल में जो 2 FADH2 बने हैं उनसे 4 ATP आ गए। तो इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल नेट यील्ड आई है वो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं इसमें कि कौन से स्टेप में कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, NADH से कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बने हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस और ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक ऑक्सीडेशन में कितने जो हैं वो ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन के अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और एरोबिक ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन के अंदर 36 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।